So hello everyone, today we are going to discuss about inhalation agents of anesthesia. Anesthesia की क्लास है हमारी। जनरल एनेस्थीसिया क्या वो कंप्लीट करने के लिए इनहेलेशन एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। कोई भी जनरल एनेस्थीसिया किसी पेशेंट को जब दिया जाता है सर्जरी को कंप्लीट करने के लिए तो इनहेलेशन एजेंट से ही स्टार्टिंग की जाती है, इसलिए इनको एक सपोर्टिव एनेस्थीसिया भी बोला जाता है। इनको इंडक्शन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक एनेस्थीसिया को कंप्लीट करने के लिए नार्कोसिस चाहिए, एनाल्जेसिया चाहिए और साथ में क्या चाहिए आपका एमनीसिया चाहिए। तो उसमें जो नार्कोसिस वर्ड है यानी कि कॉन्शियस से अनकॉन्शियस लेवल पे लेके जाना, बाद में मसल को रिलैक्स करना, ये सभी चीजों को सपोर्ट करेगा आपके इनहेलेशन एजेंट्स। ठीक है, क्योंकि इनहेलेशन एजेंट्स के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके अंदर वो ये फायदा देगा कि पेशेंट को कॉन्शियस से अनकॉन्शियस लेवल पे लेके जाएगा। दूसरा, पेशेंट को अगर हम ज्यादा मात्रा में इनहेलेशन एजेंट्स देते हैं तो उससे उस पेशेंट की मसल टोन भी थोड़ी रिलैक्स हो जाएगी, पूरे तरीके से नहीं होगी। पूरे तरीके से अगर हमें मसल को रिलैक्स करना है तो मसल रिलैक्सेंट इंट्रावेनसली ही देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इनहेलेशन एजेंट्स पूरी तरीके से आपके वॉलंटरी इनवॉलंटरी मसल्स यानी स्केलेटल मसल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स नहीं कर सकता, पर एक सपोर्ट जरूर देगा। आगे किसी पेशेंट की सर्जरी चल रही है और आपको पता लगे कि अभी 20 मिनट ही बचे हैं सिर्फ, तो अब क्या किया जाए? क्या दोबारा उसको मसल रिलैक्सेंट इंट्रावेनसली दे दें अगर सर्जरी को लंबा करना है? नहीं, हम ऐसे समय पे हमारे इनहेलेशन एजेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनहेलेशन एजेंट्स का इस्तेमाल करके ये टॉप अप के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इनहेलेशन एजेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में, जो कि कॉमनली यूज होने वाला एजेंट है N2O। N2O का इस्तेमाल आपने कई बार ऑपरेशन थिएटर के अंदर होते हुए देखा होगा। इसका एक फेमस नाम एक और है जिसको बोलते हैं लाफिंग गैस। लाफिंग गैस बोलते हैं इसको, और इसका केमिकल नेम है नाइट्रस ऑक्साइड। और ये नाइट्रस ऑक्साइड का काम एनेस्थीसिया के अंदर पेशेंट को इंडक्शन देने का है, यानी कि कॉन्शियस से अनकॉन्शियस लेवल पे लेकर जाने का है। नाइट्रस ऑक्साइड के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं कि ये कलरलेस होता है, नॉन इरिटेटिंग है। पेशेंट को ये इतना स्मूदी लगता है सूंघने में, इतना प्लेजेंट है कि कई लोग इसके क्या होते हैं आदी बन जाते हैं। ठीक है, बहुत लोग जो होते हैं इसको ऐसे ही सोलो एजेंट के तौर पे ले रहे होते हैं, पर अगर हम इसको सोलो एजेंट के तौर पर काफी लंबे समय तक अगर इनहेल करते रहें तो इससे क्या होगा, आपके पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया में जाने के बाद सीधा कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो? कोई नहीं, मैं कटवा दूंगा जो मैंने बोला है। ठीक है, ओके। आगे है, इसमें बताया गया स्वीट स्मेलिंग। स्वीट स्मेलिंग से मतलब ही यही है मेरा कि इसका लत लग जाना, क्योंकि सूंघने में इतना प्लेजेंट है तो आसानी से पेशेंट इसको इनहेल करता है और लंबे समय तक इनहेल ही करता रहता है। कहते हैं कि अगर इसको मास्क के रूप में अपने फेस के आगे लेकर हम बैठ गए तो आप अपने हाथ हटा ही नहीं पाओगे, मास्क से दूर ही नहीं कर पाओगे, इतना स्वीट स्मेलिंग है, आप खुद ही खींचे चले जाओगे इसकी तरफ। ठीक है, तो इसका एडिक्शन भी लग सकता है जो लोग इनके आसपास रहते हैं। साथ ही साथ इसको रखा जा रहा है स्टोर्ड इन ब्लू कलर सिलेंडर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहां पर, ठीक है, कि इसको हम स्टोर करके रख रहे हैं ब्लू कलर के सिलेंडर के अंदर। ठीक है, इसका जो यूनिवर्सल कलर है वो ब्लू कलर है सिलेंडर का। ठीक है, और प्रेशर कितना रहेगा उस सिलेंडर का? 760 psi, 700 750 के आसपास आपको इसका प्रेशर देखने को मिलेगा। और ये जो नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर होता है इसका प्रेशर एकदम से ड्रॉप डाउन नहीं होता। ठीक है, ऑक्सीजन का सिलेंडर का प्रेशर 2000 psi होता है और वो धीरे 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 ड्रॉप डाउन होता रहता है, प्रेशर गेज में नजर आता है। ये 50%, ये आखिरी जब इसके अंदर 10% भी प्रेशर बचा होगा ना, ये तब भी अपना प्रेशर इतना ही दिखाएगा। 10% भी अगर ये सिलेंडर भरा होगा तो इसको इसके वजन के अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो भरे हुए सिलेंडर और खाली सिलेंडर का वजन आपके सिलेंडर के ऊपर लिख कर आता है, तो उसको चेक किया जाए कि हाँ भरा हुआ सिलेंडर, आपका खाली सिलेंडर का वजन इतना है और भरे हुए सिलेंडर का वजन इतना है, तो आप उठा के या वेट करके उसका वेइंग मशीन पर देख सकते हैं कि ये सिलेंडर एम्प्टी है कि फिल हो रखा है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा सिलेंडर फुलफिल है कि नहीं। साथ में आगे बढ़ेंगे 1.5 टाइम हैवियर देन एयर, तो यहां पर ये जो है आपकी 1.5 गुना ज्यादा हैवियर है एयर से।
तो यहां पर आपके पेशेंट को जब इसको सोलो दिया जाएगा तो ये इंटरनली लंग्स के आसपास जो है पेशेंट के प्रेशर क्रिएट कर सकता है बहुत ज्यादा, क्योंकि ज्यादा हैवियर है एयर से, ठीक है। तो लंग्स कोलैप्सेशन जैसी परेशानियां आ सकती हैं जब कोई ओपन सर्जरी चल रही हो थोरैसिक की, ठीक है। आगे बोला गया 35 टाइम मोर सोल्यूबल देन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर घूमने वाली एक वेस्टेज गैस है और वो कोई हार्म नहीं पहुंचाती, आसानी से अंदर जाती है और वापस फिर एक्सहेलेशन में बाहर आ जाती है। इसी तरीके से ही नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ये भी इनहेलेशन रूट से अंदर जाएगी और एक्सहेलेशन के रूप में बाहर आ जाएगी। इसका ऑब्जर्प्शन मोस्ट ऑफ पल्मोनरी रूट में ही रहता है, थोड़ा बहुत स्किन में रहेगा, जो कि पेशेंट के पसीने के साथ, पेशेंट के फेसिस के साथ और पेशेंट के एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ बाहर होता चले जाएगा। पर इसका ब्लड कोएफिशिएंसी यानी कि मिनिमम एल्वेओलाई कॉन्सेंट्रेशन जो है 104% होने के कारण इसकी स्मूथ इंडक्शन तो है, पर रिकवरी टाइम थोड़ा सा लंबा हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट होश में तो आ जाएगा लेकिन वो थोड़ा सा नशे में दिखेगा आप लोगों को लंबे समय तक भी। इसलिए इस पेशेंट को अगर मैंने डे केयर सर्जरी के अंदर बुलाया है तो एक दिन के अंदर सर्जरी खत्म करके छुट्टी नहीं दी जा सकती, ठीक है। अगली कुछ प्रॉपर्टीज हैं अगले हमारे इनहेलेशन एजेंट्स के बारे में है, वो है इंटोनोएक्स। इंटोनोएक्स एक हमारा इनहेलेशन एजेंट का ही एजेंट है जो कि जनरल एनेस्थीसिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ 50% ऑक्सीजन एंड 50% नाइट्रस ऑक्साइड। ये जो गैस है मिक्स आ रही है कितनी, 50% इसमें ऑक्सीजन है और 50% ही इसमें आपकी नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है। ये दोनों गैस इसके अंदर डली हुई है, जिसकी वजह से ये जो है आपके उन पेशेंट के लिए इस्तेमाल करी जा सकती है जो कि लेबर पेन में है। जैसे नाइट्रस ऑक्साइड का काम मेजर क्या है, आपके बॉडी में एनाल्जेसिया क्रिएट करना और पेशेंट को कॉन्शियस से अनकॉन्शियस लेवल पे लेके जाना। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ता था, सोलो एजेंट हम नाइट्रस ऑक्साइड दे नहीं पाते थे, तो अगर हम सोलो देते तो पेशेंट डेथ कर जाता था। तो यहाँ पे मिक्स करके देना पड़ता था, कभी बार कंपोजिशन ज्यादा हो जाती थी, कभी कभार कम हो जाती थी। जो एक पेशेंट को वेंटिलेट करने का मेथड है उसमें क्या होता है, 66% आपकी ऑक्सीजन होती है, बाकी 66% आपकी नाइट्रस ऑक्साइड है, बाकी 31-32% के आसपास ऑक्सीजन रहता है, बाकी अदर गैसेज रहती है। तो ये कंपोजिशन बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ऐसे समय पे अगर मुझे कुछ ऐसा सिलेंडर मिल जाए जहां पर 50% ही ऑक्सीजन आ जाए और 50% ही आपकी नाइट्रस ऑक्साइड आ जाए, तो उस हिसाब से मेरा इंटोनोएक्स जो सिलेंडर है ये बहुत ही बढ़िया सिलेंडर माना गया है, क्योंकि इसमें मिक्सचर होके आ रहा है आपका 50% ऑक्सीजन और 50% आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। और इसको स्टोर करते हैं हम किस कलर के सिलेंडर में, ब्लू कलर के सिलेंडर में विथ वाइट शोल्डर, ठीक है। आप देखोगे कि व्हाइट शोल्डर निशानी होती है किसकी, ऑक्सीजन की, और ब्लू कलर किसकी निशानी है, नाइट्रस ऑक्साइड की। तो जब कभी भी अब हमारे सामने ऐसा कोई सिलेंडर आए जिसके नीचे बॉटम से लेकर हेड तक तो ब्लू है लेकिन शोल्डर अगर व्हाइट है, तो समझ लेना कि वो इंटोनोएक्स के बारे में बात हो रही है वहां पर, ठीक है। आगे बताया गया है कि ये 2000 psi के अंदर प्रेशर में आता है। जैसे ऑक्सीजन का प्रेशर जो आइडल है वो कितना है, 2000 psi, सेम उसी प्रेशर पे ये भी आ रहा है 2000 psi के, ठीक है। should be stored above 10 degree Celsius, otherwise low temperature can separate oxygen and nitrous oxide। हर गैस को स्टोर करने का भी एक हमने लिमिटेड टेम्परेचर रखा हुआ है कि आपने अपनी ओटी में लाकर सिलेंडर को तो रख लिया, पर सिलेंडर को कितने टेम्परेचर के आसपास रखना है, तो उसने बोला कि 10 डिग्री सेल्सियस से तो अबव ही रखना है, ठीक है। तो 10 डिग्री सेल्सियस तक इसको रखना होगा हमें। आगे बताया गया है आइडियली द सिलेंडर शुड बी स्टोर्ड हॉरिजॉन्टली। हर सिलेंडर वर्टिकली रखा जाता है, सीधा रखा जाएगा, स्ट्रेट, पर जो इंटोनोएक्स है इसको इस तरीके से लटा के रखेंगे, ठीक है। और कई बार इसको मिक्स भी किया जाता है हिला हिलाकर, ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो, ऐसा ना हो कि नाइट्रस ऑक्साइड ही सोलो ज्यादा चली जाए, ठीक है। इसलिए क्या कर रहे हैं, इसको हॉरिजॉन्टली लटा के रख रहे हैं ताकि दोनों की मात्रा बराबर मात्रा में जाए पेशेंट तक, आपके नाइट्रस ऑक्साइड भी और ऑक्सीजन भी। एक और गैस है जिसका नाम है जेनन, XENON, जेनन। ये गैस जो है आपकी इनहेलेशन एजेंट में ही इस्तेमाल हो रही है, ये भी जनरल एनेस्थीसिया का पार्ट है। पेशेंट को किसी भी सर्जरी करने से पहले हमें पेशेंट को सुंघाना ही है,
गैस के फॉर्म में। तो जेनिन भी एक और गैस है, इंडिया में इतनी पॉपुलर नहीं है पर इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, नोबल गैस विथ हाई डेंसिटी एंड हाई विस्कोसिटी एंड केमिकली इनिशिएट नॉन रिएक्टिव, मोर पोटेंट देन नाइट्रस ऑक्साइड। काम करने में ये बिल्कुल नाइट्रस ऑक्साइड की तरह ही है। नाइट्रस ऑक्साइड का इसको ऑल्टरनेटिव भी बोला जाता है। नोबल गैस इसलिए बोला गया है क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट को खराब नहीं कर रही है। ठीक है, यानी कि ओजोन लेयर को ये खराब नहीं कर रही है। वही नाइट्रस ऑक्साइड जो है इन्वायरमेंटल हजार्ड क्रिएट करती है, और जो जेनिन है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली गैस है। ये ओजोन लेयर में कोई छेद नहीं कर रही, जिसकी वजह से हमारे पेशेंट के लिए भी अच्छी है और हमारे एनवायरमेंट के लिए भी उतनी ही फायदेमंद है। मोर पोटेंट देन नाइट्रस ऑक्साइड, इसकी मैक वॉल्यूम जो रहेगी वो 70% रहेगी। कहने का मतलब है कि मिनिमम एल्वेओलाई कॉन्सेंट्रेशन का ना आपके वेपोराइजर के अंदर परसेंटेज आता है। तो वो कह रहा है कि अदर गैसेस के साथ इसको 70% यानी ऑक्सीजन के साथ इसको 70% तक चलाया जा सकता है। जैसे नाइट्रस ऑक्साइड को 66% तक चला रहे थे ना, उसी तरीके से इसको हम 70% तक 70% तक चला सकते हैं और पेशेंट को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अच्छा एनाल्जेसिक है ये। एनाल्जेसिक से मेरा मतलब है पेन किलर। ठीक है, अच्छा एनाल्जेसिक है, नॉन इन्फ्लेमेबल, नॉन एक्सप्लोजिव एंड डज नॉट सपोर्ट फायर। किसी भी तरीके की आग को नहीं पकड़ेगी ये गैस, ना ही आग को बढ़ावा देगी, ना ही इसकी वजह से कोई एक्सप्लोजन हो सकता है। जेनिन नाम है इस गैस का। अगली जो गैस है आपके इनहेलेशन एजेंट के अंदर, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है, इसका नाम है हैलोथेन। इसको एक वेपोराइजर के साथ इस्तेमाल करते हैं और उसका कलर जो है रेड होता है। ठीक है, और अगर वेपोराइजर वाली मशीन नहीं है, यानी कि एडवांस एनेस्थीसिया मशीन नहीं है और बॉयल सेपरेचर वाली एनेस्थीसिया मशीन है, तो इसको एम्बर कलर की बोतल के अंदर रखकर रखा जाता है और इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि सनलाइट और नॉर्मल लाइट के अंदर गायब हो सकती है, उड़ सकती है, जिसकी वजह से इसको डार्क कलर की बोतल में रख के सेव किया जाता है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। कलरलेस है, ऑडोरलेस है, pleasant to smell, non-irritating, make induction to become smooth, therefore can be used as alternative to sevoflurane for induction of children. छोटे बच्चों में इंडक्शन देने के लिए ये ड्रग, ये इनहेलेशन एजेंट जिसका नाम है हैलोथेन, काफी अच्छा माना गया है क्योंकि बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही प्लेजेंट है, नॉन इरिटेटिंग है, छोटे बच्चों के लिए अच्छा है। जब पेशेंट को हम कैनोला लगा रहे हो, छोटे बच्चे कैनोला लगाना मुश्किल है, पॉलिश कैथेटर लगाना मुश्किल है, पर हमें लंबे समय तक तो बेहोश नहीं करना। अब आप कहोगे कि नाइट्रस ऑक्साइड भी तो बहुत प्लेजेंट था और उसको क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? क्योंकि उसकी ब्लड कोएफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, उसका मिनिमम एल्वेओलाई कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। मैंने पेशेंट को सुंघाया, बाद में रिकवरी करने पे गया, बच्चा पता लग रहा सोता ही रह गया, है ना। वही हैलोथेन के साथ ये दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए इसको बोला कि बच्चों के साथ छोटे मोटे प्रोसीजर जो है वो इसके साथ हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन आइडल आगे हम पढ़ेंगे और भी सीवोफ्लोरिन को माना गया है, हैलोथेन से भी ज्यादा बेहतर है वो। ठीक है, आगे देखो इसके बारे में क्या बोला गया है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस का है। 50 हर गैस का एक मिनिमम क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जिसमें वो वेपोर की फॉर्म में आपकी मशीन में सर्कुलेट होता रहता है। अब इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो टेम्परेचर है 50 डिग्री। ठीक है, जो कि याद करने वाली चीज है। नॉन इन्फ्लेमेबल, नॉन एक्सप्लोजिव है ये भी। हैलोथेन हैज हाईएस्ट फैट ब्लड कोएफिशिएंट दैट अब्सॉर्ब डिपॉजिट इन एडिपोज टिश्यूज। हैलोथेन जो गैस है आपकी, ये ज्यादातर हमारे मसल कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर कलेक्ट हो जाती है। हर ड्रग का, हर इनहेलेशन एजेंट का बॉडी से बाहर निकलने का, मेटाबॉलिज्म होने का, एक्सक्रीट होने का कोई ना कोई पार्ट है, कोई ना कोई जगह है जहां पर जाके वो रुकेगा। जैसे हम सुबह घर से बाहर निकलते हैं, घूमकर वापस घर में घुसते हैं ना, एक जगह है हमारी घर में ठहरने की, तो इसका कहां है? आपके एडिपोज टिश्यूज के अंदर, यानी कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर, फैट के अंदर, जिसकी वजह से ये कॉज करता है आपका जॉइंडिस। साथ साथ ये लंबे समय तक आपके पेशेंट की बॉडी में रहेगा एडिपोज टिश्यूज के अंदर, उस वजह से कॉज करेगा ये जॉइंडिस। क्योंकि जॉइंडिस क्रिएट करने के लिए इसको एक एसिड क्रिएट करना पड़ता है, वो एसिड एडिपोज टिश्यूज से रिलीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं सिस्टमैटिक इफेक्ट्स की। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर हैलोथेन कॉज सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट एज बीटा ब्लॉकिंग एक्शन। हैलोथेन सिग्निफिकेंट डिक्रीज, बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं? वो एजेंट्स जो कि आपके हार्ट बीट को स्लो डाउन कर दे,
या डिप्रेस कर दे, वो सभी बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। बीटा ब्लॉकर्स वो कैटेगरी कहलाएगी जहां पे आपके हार्ट के रिस्पॉन्स को जो चीज ब्लंट कर दे, रोक दे, थाम दे। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर ये बीटा ब्लॉकर की तरह काम कर रही है। ब्लड प्रेशर इज डिक्रीज बाय डायरेक्ट एक्शन स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ये बोल रहा है कि स्मूथ मसल्स पे ज्यादा काम कर रही हैं। स्मूथ मसल्स कौन सी हैं हमारी? जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो वो कह रहा है कि वेसल्स पे भी काम कर रही हैं। अब वेसल्स भी अपनी टोन पकड़ के रखती हैं, ऐठन होती है तभी उसमें से ब्लड का फ्लो जा रहा है। अगर वो ढीली पड़ जाएंगी, एकदम सुस्त हो जाएंगी, तो उसमें से ब्लड का फ्लो तेजी से जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि हेलोथेन आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को काफी ज्यादा ब्लंट कर रहा है इस कारण। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपके लिवर में जाके ऑब्जर्व हो रहा है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ टाइम देखा गया है द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर ऑफ हेलोथेन इज हेपेटाइटिस, is multiple frequent exposure, hypoxia, obesity, female gender and propensity of suffering from autoimmune disorders। ये सभी चीजें लिवर में जाके ऑब्जर्व होने के कारण हो रही है और सबसे ज्यादा इससे हेपेटाइटिस होता है और उस हेपेटाइटिस को हेलोथेन हेपेटाइटिस भी बोला गया है। आगे बताओ, आगे है यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कैसे काम कर रहा है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है इंट्राक्रेनियल प्रेशर को। इंट्राक्रेनियल प्रेशर कह लो या टेंशन कह लो, आईसीटी या आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को ये बढ़ा रहा है। ठीक है, इंक्रीज कर रहा है विद हेलोथेन। बोथ जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एंड यूरिनरी फ्लो इज डिक्रीज बिकॉज ऑफ डिक्रीज ऑफ इन कार्डियक आउटपुट। यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपके पेशेंट का हार्ट बीट तो स्लो हो गया, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो भी स्लो हो गया, तो जिसकी वजह से आपकी पेशेंट की तरफ, किडनी की तरफ जाने वाला ब्लड का फ्लो भी स्लो डाउन हो गया। तो जीएफआर ने क्या करा? वहां पे यूरिनरी फ्लो भी स्लो कर दिया। तो हेलोथेन के साथ ये इश्यूज आपको अगर नजर आए तो आप पहचान जाओगे कि हाँ, हेलोथेन के ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो कि हमारे सिस्टमेटिक इफेक्ट्स पे आएंगे। अब इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये सारी चीजें जो हमारे सामने इतनी बड़ी बड़ी डेंजरस चीजें आ रही है हमें डराने के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे समय पे? इस समय पे स्टार्टिंग में हमें 15 मिनट्स तक ऑब्जर्व करना है। 15 मिनट तक तो हमारे पेशेंट की बॉडी में ये चीजें एक्शन में आएंगी। अगर ये लगातार डाउन जा रही हैं, डिग्रेड कर रही हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, कि जहां पे पेशेंट के बिल्कुल बीपी डाउन हो गया, तब आप इसको एक्सचेंज कर दोगे अदर इनहेलेशन एजेंट्स के साथ। जैसे हो सकते हैं आइसोफ्लोरिन, हो सकता है सीवोफ्लोरिन, हो सकता है, जो कि आने वाले चैप्टर्स के अंदर हम लोग देखेंगे। एक सेकेंड, इसमें कितना हो गया टाइम? ठीक है, इसको बंद कर दिया, कंटिन्यू रहने दो, कट जाएगा सब। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी चीजें आप लोगों ने देखी हैं, सीएनएस के ऊपर कैसे काम कर रहा है, लिवर के ऊपर काम कर रहा है, सिस्टमेटिक इफेक्ट आपने हेलोथेन के देखे। अभी तक हमने देखा नाइट्रस ऑक्साइड और इंटोनोएक्स, जेनन, हेलोथेन, ये चार आपके इनहेलेशन एजेंट्स हैं जो कि जनरल एनेस्थीसिया के साथ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ठीक है, आप सभी को ये सभी इनहेलेशन एजेंट्स अपने स्टार्टिंग में देने हैं पेशेंट को बेहोश करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया तभी कंप्लीट माना जाएगा जब उसको इनहेलेशन एजेंट के साथ जोड़ा जाए, और इनहेलेशन एजेंट्स का इस्तेमाल ही टॉप अप के रूप में किया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू।